फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, काफी बड़े सफेद कमरे में घूम रहे होते हैं। इस कमरे में हर चीजें सफेद रंग की होती हैं। दरअसल डॉक्टर इन पे क्विक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें इन्हें लगातार 50 दिनों तक बगैर बाहर आए रहना था। और अगर वो ऐसा कर लेते हैं, अगर 50 दिन वहाँ पे रह लेते हैं, तो इन्हें इनाम के तौर पर 50 करोड़ इन्हें दिए जाएंगे। लेकिन अगर उनमें से किसी ने भी यहाँ से हार मानी, तो उन्हें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, मतलब कि कुछ नहीं मिलेगा। उन दोनों के अलावा इस कमरे में और कोई नहीं रहेगा, और ना ही किसी से बात कर सकते हैं, ना मिल सकते हैं, और एंजॉय करने का भी इनके पास कोई जरिया नहीं होगा, जैसे टीवी या मोबाइल वगैरह। अब इस कमरे में आकर ये लोग बहुत खुश थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि पैसे कमाने का ये सबसे आसान तरीका है। अब ये जहाँ कपल में से लड़की, जिसका नाम केट होता है, केट कहती है कि मैं इन पैसों से, इन्हीं 50 करोड़ से अपने सारे पैसे पूरे करूंगी। तब उसका हस्बैंड कहता है, मैं तो इन पैसों को पार्टीज वगैरह में उड़ाऊंगा, खूब मजे करूंगा, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि पैसों की तंगी तो कभी होगी ही नहीं। कुछ वक्त के बाद इन्हें एक रोबोट डिवाइस की आवाज आती है, जो इन्हें यहाँ रहने की वसूल बताती है, कि उन्हें यहाँ कैसे रहना है, किस किस चीज का ख्याल रखना है और क्या नहीं करना है, ये भी बताती है। इस कमरे में सिर्फ एक बेड, एक बेंच और एक छोटा सा बाथरूम था। इसके अलावा दीवार पर एक छोटी सी स्क्रीन भी लगी हुई थी, जिसके ऊपर वहाँ रहने के रूल्स वगैरह लिखे हुए थे, जिनमें से एक ये भी लिखा हुआ था कि सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान वॉशरूम को यूज कर सकता है। यहाँ दीवार पर एक लाल बटन भी था, जिसे दबाकर कोई भी इंसान हार मानकर यहाँ से बाहर जा सकता था। साथ ही स्क्रीन को दबाकर अपने लिए खाने पीने का सामान भी मंगवा सकते थे। इसके अलावा वहाँ एक काफी बड़ी घड़ी भी लगी हुई थी, जिसमें उनके 50 दिनों का टाइमर चल रहा था। अब यहाँ उनके लिए एक काफी बड़ा सा बॉक्स भी आता है, जिसमें इनके रोजाना के खाने पीने का सामान था। रात होने पर कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती थी, और सुबह होने पर जल भी जाती थी। और रोबोट डिवाइस हर बार उन्हें ऐलान करके बताते रहती है कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, सुबह हो रही है, शाम या फिर रात। जो बताने का मकसद ये था कि अब रात हो गई है, आप लोगों को अब आराम करना चाहिए। इन्हें यहाँ ये सहूलियत भी दी गई थी कि वो यहाँ आराम भी लगा सकते थे। केट का हस्बैंड माइक वहाँ ऐसे रहने लगता है जैसे उसकी छुट्टियां चल रही हो, इसीलिए हर रात वह देर से सोता था। और केट तो अलार्म लगाती है ताकि वो सुबह जल्दी उठ सके और अपने रूटीन बनाए, जिसके जरिए आसानी से 50 दिनों का ए टाइम गुजर जाए। अब वो लोग अपनी पहली रात इस कमरे में गुजारते हैं। सुबह होती है तो केट नहाने के लिए जाती है। वो शीशे में खुद को देखकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 50 दिन यहाँ गुजार कर इस चैलेंज को जीतना ही है। अब नहाने के बाद अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में डाल देते हैं। अब पहनने के लिए भी उन्हें सादे कपड़े दिए जाते हैं, लेकिन वो रंगीन थे। अब वो लोग आपस में हंसी मजाक करते और कहती है कि चलो शुक्र है, कम से कम हमें रंगीन कपड़े तो मिले। अब कुछ वक्त के बाद केट माइक से कहती है कि आखिर वो डॉक्टर ये एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे हैं, जिस पर माइक कहता है, मुझे खुद इस बारे में नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हमें 50 दिन यहाँ पे रहना है और अपना 40 करोड़ का इनाम पाना है, $1,000,000 to see what would happen। अब वक्त गुजारने के लिए दोनों खुद को मसरूफ करने की कोशिश करते हैं। केट खुद को शांत और सुकून रखने के लिए योगा करती है, जबकि माइक जिस पर उस 50 दिनों का टाइमर चल रहा था, उसे घूर घूर कर देख रहा था। बैठे बैठे ही वो अजीब तरह की बातें सोचने लगता है, जैसे कि यहाँ की दीवारों का रंग सफेद ही क्यों किया गया है। केट उसे बार बार समझाती है कि तुम इन चीजों को इतना मत सोचो, और बार बार घड़ी को भी मत घूर के देखो, तुम बस यहाँ पर वक्त गुजार रहे हो और उसके बारे में मिलने वाले पैसे के बारे में सोचो। लेकिन ये करना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि कुछ दिनों से वो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि केट तो रूटीन के मुताबिक सुबह से लेकर शाम तक अपने सारे काम करती है, और माइक का ध्यान घड़ी पर से हटाने के लिए उसे दौड़ लगाने को कहती है। जहाँ अब केट एक तरफ योगा कर रही थी, वहीं माइक दौड़ लगा रहा था। इसके बाद टाइम गुजारने के लिए वह बच्चों वाली गेम खेलने लगते हैं और डांस भी करते हैं। फिर जैसे ही वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में डालते हैं, फिर दोबारा से बिल्कुल वैसे ही कपड़े मिल जाते हैं। अब ऐसे करके इन्हें कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, जहाँ पर एक दिन माइक उस कमरे में एक छोटा सा किल्ला देखता है और उससे बात करता है और उससे कुछ खिलाने का सोचता है, मगर जैसे ही मिल्क के कुछ बूंदे जमीन पर डालता है तो रोबोट डिवाइस का आवाज आता है, जो कहती है कि ऐसा मत करो, ये खाने पीने का सामान ये सिर्फ तुम दोनों के लिए ही है। तब माइक यहाँ थोड़ा परेशान हो जाता है और उस डिवाइस से कहता है कि अच्छा, अगर खाना हम इसे नहीं दे सकते तो मेरी एक बात मार लो, मैं लाल बटन दबा रहा हूँ ताकि ये बाहर जा सके, क्योंकि ये यहाँ भूख से मर जाएगा। अब ये देख केट उसे समझाने की कोशिश करती है, देखो वो रिमोट डिवाइस बार बार हमें मना करने के लिए नहीं आएगी, वो हमें मना करके चली गई है, तो मत करो ऐसा। इस पर माइक कहता है कि वो जो भी है, लेकिन मुझे इस कीड़े की फिक्र है, ये बेचारा इधर ही मर जाएगा वरना। इतना कहकर उस लाल बटन की तरफ जाने लगता है, पर उन दोनों का यहाँ बहस होने लगती है। केट कहती है कि बटन दबाने पर हम इस चैलेंज को हार जाएंगे और फिर खाली हाथ ही हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। माइक कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मगर मैं यहाँ खुद कौन सा खुद बाहर जा रहा हूँ,
मैं तो बस इस कीड़े को बाहर भेज रहा हूँ। फिर वो कीड़े को नीचे रखकर केट से कहता है, देखो ये एक जानवर है और तुम्हें इस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा है। केट कहती है, तुम इतने छोटे से जानवर के लिए पूरा चैलेंज खराब कर दोगे, पागल हो गए हो तुम। ये कहकर वहाँ से गुस्से में जाने लगती है, मगर तभी गलती से उसका पैर उस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एडे को काफी हैरान हो जाती है और माइक से कहती है, ओह आई एम सॉरी, एक गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मगर माइक उसकी बातों का यकीन नहीं करता और एक कोने में जाके बैठ जाता है और अपना पूरा ही दिन वहाँ गुजार देता है। उस कमरे के वसूल के मुताबिक वो अपने टाइम में सिर्फ 2 ही चीजें खरीद सकते थे, जो कि बाहर से आएंगे और उसके पैसे इनके पैसों में से काटे जाएंगे, जो काफी ज्यादा होंगे। इसीलिए माइक कैट से कहता है कि मैं हमारी पहली चीज मंगवा रहा हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देती है और कहती है, यदि हमने बाहर से कुछ मंगवाया तो याद है ना कितने सारे पैसे भरने पड़ेंगे, पूरे $1,00,000, तो प्लीज मत करो ऐसा। मगर इसके बावजूद भी माइक उसके बात को नहीं मानता और अपनी पहली चीज लेने चला जाता है, जहाँ उसे हरे रंग का चौक मिलता है, जो देख माइक कहता है, ये क्या मिल गया, इससे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कम से कम दीवारों बनाकर टाइम पास तो कर ही सकता हूँ। केट जब उसे ड्राइंग बनाते हुए देखती है, चलो अब मेरी ड्राइंग बनाओ, तो माइक उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। मगर कुछ वक्त के बाद केट बोर होकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो तो ड्राइंग तब तक बनाते रहता है जब तक कि इस चौक को खत्म न कर देता। इस तरह से वो वॉशरूम और बाहर की दीवार पर काफी पूरी तरह से ड्राइंग बना देता है। फिर कुछ वक्त के बाद केट माइक के पास आकर अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और अब यहाँ इनके पास अच्छी बात ये थी, तो 50 दिनों में से सिर्फ 20 दिन ही बाकी थे और एक सुबह केट को वॉशरूम में से एक गन मिलती है, जिसे देख दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ कैसे आया। मगर फिर वो उसे वहाँ से उठाकर बेड के नीचे छुपा देती है, क्योंकि डिवाइस ने कहा था कि लॉन्ड्री में कपड़ों के अलावा और कोई चीज नहीं डालनी है। कुछ दिन बाद इन्हें एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें इन्हें इनकी फैमिलीज के वीडियो दिखाए जाते हैं, जिसमें माइक अपनी बहन का मैसेज देखता है, जो उसे बताती है कि मैं और मॉम डैड बिल्कुल ठीक है, तो हमारी फिक्र मत। अपनी बहन को देखकर माइक काफी खुश हो जाता है, लेकिन जब केट को उसके डैड का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है तो एकदम से दुखी सी हो जाती है। उसकी डैड कहती है कि अब मैं रोड पर नहीं अपने घर पर रह रहा हूँ। केट उस वीडियो को रुकवाना चाहती थी, मगर उसके काफी कहने पर भी नहीं रुकती। जिसके बाद वो वॉशरूम के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है, तब माइक आकर उसे संभालता है, जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है तो केट बिस्तर से नहीं उठती, वो अभी भी सो रही थी, क्योंकि टेंशन लेने की वजह से उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। लेकिन माइक उससे ना उठने की वजह पूछता है तो वह बताती है, मैं काफी जज्बाती हो गई थी, क्योंकि मैं अपने डैड को काफी सालों बाद देखा था। मैंने हमेशा तुमसे झूठ बोला कि मेरे डैड नहीं है, क्योंकि मैं उनसे शर्मिंदा थी। वो बहुत शराब पीते थे और मेरी स्कूल की फीस भी नहीं भरते थे। और माइक उनसे कहता है, अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम्हें पता है हमारे बस यहाँ 2 हफ्ते रह गए हैं। उसकी बात सुनकर भी केट जरा खुश नहीं होती और बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। तब माइक उसका मूड ठीक करने के लिए नए नए तरीके आजमाता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो खुद ही आकर केट के पास लेट जाता है, लेकिन इससे भी केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले दिन वो केट से कहता है कि क्यों ना हम आखिरी बची हुई चीज को खरीद लें, ताकि थोड़ी बोरियत ही दूर हो जाए। लेकिन केट उसे एक कह के मना कर देती है, लेकिन नहीं, तुम पहले भी पैसे बर्बाद कर चुके हो, तो फिजूल सा चौक मंगवा कर, तो अब बिल्कुल मत करो ऐसा, मैं और पैसों को खोना नहीं चाहती। फिर माइक ये सुनकर उदास हो जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद केट बेड से उठकर माइक के पास आती है और कहती है कि मेरी तरफ से इजाजत है, तुम दूसरी चीज मंगवा सकते हो, फिर चाहे हमारी जितनी मर्जी पैसों का नुकसान क्यों ना हो जाए। फिर जैसे ही माइक चीज मंगवाने के लिए स्क्रीन पर हाथ लगाता है तो फौरन ही उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद अंदर एक लड़की आती है जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। जैसे ही वो अंदर आती है तो माइक उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है। वो बताती है कि मैं भी नहीं जानती कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, मुझे इस काम के पैसे मिले हैं और मुझे इस कमरे में आप लोगों के साथ सिर्फ 24 घंटे ही गुजारने हैं। केट उसे देखकर माइक से कहती है कि तुम अपनी टी शर्ट उतार कर इसे दे दो, ताकि वो थोड़ा बहुत खुद को ढक सके। वो लड़की दीवार पर जब माइक की ड्रॉइंग्स देखती है तो तारीफ कर देती है, जो देख केट को गुस्सा आने लगता है। रात होने पर माइक दोनों लड़कियों को बेड पर सोने को कहता है और खुद जमीन पर जाकर सो जाता है, मगर वो लड़की माइक के साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है, जिससे केट को बहुत गुस्सा आता है और वो माइक को भी अपने बगल में सुला लेती है बेड पर, और केट इन दोनों के बीच में सोती है। सारी रात उसे चैन कर नींद नहीं आती और उस लड़की से चिढ़ होने लगती है, और सुबह जब उठती है तो देखती है कि वो लड़की नहीं है। वो सोचती है कि शायद वो चली गई, मगर वो वॉशरूम जाती है तो पता चलता है कि वो लड़की अभी गई नहीं है, बल्कि वॉशरूम में ही है, नहा रही थी। उसने दोबारा से अपने कपड़े उतार दिए थे। अब केट ना चाहते हुए भी चुप रहती है और उस लड़की को बर्दाश्त करती रहती है। इसके बाद वो तीनों इस कमरे में यहाँ वहाँ डांस करने लगते हैं। ऐसा करने से माइक को इतना मजा आता है कि वो ख्यालों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ वो अपनी चारों तरफ
काले रंग को देखता है, जिसके फौरन बाद ही वो खुद को पानी में डूबता हुआ देखता है। वहीं उसे अपना छोटा भाई भी दिखता है, जो उसके साथ ही पानी में डूब रहा था। जो देखो काफी घबरा गया था। तभी फौरन वहाँ केट और वो लड़की आकर माइक को होश में लाते हैं, लेकिन वो अभी भी घबराया हुआ था और रोने लगता है और बार बार एक ही बात कह रहा था कि प्लीज मेरे छोटे भाई को डूबने से बचा लो। तब केट उसे संभालती है और बेड पर ले जाकर उसे सुला देती है। इसके बाद वो लड़की केट से पूछती है कि तुम और माइक कहले थे। तब केट बताती है कि मैं और माइक बारिश में गिरे थे, मेरे पास छतरी नहीं थी तो माइक ने आकर मुझे भीगने से बचाया था। अब ऐसे ही बैठकर वो काफी देर तक बातें करते रहते हैं। कुछ वक्त के बाद माइक जाग जाता है और वो लड़की के पास जाकर बैठ जाता है, जहाँ इस वक्त केट नहीं थी। दोनों यहाँ अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगते हैं। वो लड़की बताती है कि बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था। फिर दोनों अपने अपने फैमिली का दुख एक दूसरे को बताकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं और काफी अच्छी उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर वो लड़की माइक का हाथ पकड़कर अपना मूड ठीक करने और खुद को संभालने की बात कहती है। तब इतने ही देर में पीछे से केट आ जाती है और दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। ये देखकर तो उसका गुस्सा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि वो काफी टाइम से उन दोनों की नजदीकियों को बर्दाश्त कर रही थी। वो देखकर उस लड़की को कहती है कि तुम शुरू से ही मेरे हस्बैंड को फंसाने के चक्कर में हो और मुझसे उससे छीनना चाहते हो। ये सुन वो लड़की भी केट पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम कितनी अजीब औरत हो, अपने हस्बैंड पर जरा भी यकीन नहीं है तुम्हें। अब इसके बाद दोनों की बहस बढ़ जाती है और एक दूसरे पर वो चिल्लाने लगते हैं। तंग आकर माइक इन दोनों पर चिल्लाता है और चुप होने को कहता है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। फिर अगली सुबह जब वो जागते हैं, फिर माइक कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा था, उसकी तबीयत खराब लग रही थी। वो लड़की भी इस कमरे से जा चुकी थी, मगर जाते जाते दीवार पर माइक के लिए एक मैसेज लिख के गई थी। उसमें लिखा था कि आज से पहले कभी भी किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं किया जितना तुमने किया माइक। फिर कैट ये मैसेज माइक को दिखाकर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज इंसान हो, मुझे भी तुम धोखा ही दे रहे थे ना। जो सुन माइक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने जो भी लिखा है वो सब झूठ है। इस कमरे में ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हम दोनों की आपस में लड़ाई हो और हम हार मान ले। मगर केट फिर भी उसकी नहीं सुनती और उसे धक्का मार देती है। फिर माइक का सर दीवार से टकरा जाता है, माइक का खून बहने लगता है। ये देख माइक को गुस्सा आ गया था। वो केट से दूर चला जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया, तब भी नहीं जब तुम ये शहर छोड़कर चली गई थी। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम खुद को अकेला महसूस ना करो और खुश रहो, जिस वजह से मैंने अपने दोस्तों को भी मिलना छोड़ दिया और तुम्हें टाइम दिया। मैंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और जब तुम टेंशन में रहती हो, और इसके बदले मुझे क्या मिला? तुम्हारा नफरत। तो सुन केट को शर्मिंदगी होती है। वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, गुस्से में ऐसा हो गया। तभी अचानक माइक को कुछ होने लगता है, वो एकदम नीचे गिर जाता है और कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। तब केट जल्दी से उसके लिए मिल्क सीती है और एक तौलिए को उसके सर पे रख देती है ताकि उसका खून न बहे। वो कहती है कि इस कमरे में सब कुछ दिया गया है, लेकिन मेडिकल की कोई भी सहूलियत नहीं दी गई है। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर माइक को जरा भी यकीन नहीं होता। कहता है क्या सच में तुम्हें मेरी चोट की फिक्र है? और कहता है क्या होता अगर तुम गुस्से में मुझे ज्यादा जख्मी कर देती, मैं तो अब तक मर भी गया होता। कि तुम इतनी लालची हो गई हो कि तुम पैसों के लिए मेरी जान भी ले सकते हो। बाहर में गया ऐसा पैसा जो इंसान की पहचान ही भुला दे। मुझे इस कमरे से नफरत हो गई है, अब मैं एक भी पल यहाँ नहीं रुकना चाहता और यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। तो कैट उसे बाहर जाने से मना कर देती है। No, you can't go. तो वो गन उठा लेती है जो उन्हें वॉशरूम में मिली थी और माइक को कहती है कि अगर तुम बाहर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तब माइक उसकी ये बात अनसुनी करके लाल बटन दबा ही देता है, जिसके बाद दरवाजा खुलता है और वो इस सफेद कमरे से बाहर निकल जाता है। अब उसके यहाँ से जाने के बाद केट अकेली पड़ के रोने लगती है और वो वहीं सो जाती है। फिर वो जब जागती है तो उसका यहाँ दिल ही नहीं लग रहा था, वो काफी उदास थी। फिर वो माइक की बनाई हुई ड्राइंग को देखकर फिर उसे याद करने लगती है। अब केट के इस कमरे में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, जिसके बाद वो चैलेंज जीत जाती, लेकिन उसे भी क्योंकि वो अपनी गलती का एहसास हो गया था, फिर वो भी लाल बटन दबा के यहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ वक्त के बाद हम माइक को देखते हैं जो दौड़ लगा रहा था। भागते भागते वो केट की बिल्डिंग के पास से गुजरता है। तभी अचानक रास्ते में वो केट से मिलता है कि उस कमरे से बाहर आने के बाद ये दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, क्योंकि इनकी नाराजगी थी। अब ये दोनों एक साथ आगे बढ़कर सुलह करने का फैसला करते हैं और खाना खाने होटल की तरफ जाने लगते हैं। फिर रास्ते में माइक केट से पूछता है क्या तुमने वो चैलेंज पूरा कर लिया था या पहले ही वो लाल बटन को दबाकर तुम बाहर आ गई थी, जिस पर वो कुछ नहीं बोलती
और वो चुप रहती है। मैंने वहाँ तुम्हारे साथ काफी ज्यादा गलत बर्ताव किया, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, फिर हम एक बिल्डिंग पर लिखे नोट को देखते हैं, जिस पर लिखा था कि ये कमरा एक बहुत ही बड़े आदमी ने बनाया था, लेकिन वो कौन था ये पता नहीं चल पाता है। लेकिन उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि लालच इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा बुराई की तरफ ही ले जाता है, जिसमें हम अपने किसी खास को भी खो सकते हैं। जैसे कुछ वक्त के लिए माइक और केट एक दूसरे को खो दिया था। आदमी का इस कमरे को बनाने का एक यही मकसद हो सकता है कि इंसान को लालच देकर सुधारा जाए, क्योंकि जब इंसान यहाँ एक साथ गुजारेंगे तो उनके अंदर की भी बहुत सी बातें बाहर आएंगे। फिर जब लालच का पर्दा अपने आंखों पर से हटेगा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तो वो इससे सीख लेंगे और कभी भी लालच नहीं करेंगे। इसके बाद हम एक कपल को उसी कमरे में देखते हैं जो केट और माइक की तरह ही अपना चैलेंज पूरा करने आए थे। वो दोनों भी वैसे ही खुश थे जैसे केट और माइक यहाँ आकर खुश थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे, या उन दोनों की तरह ही हार मान के खाली हाथ जाएंगे, या फिर उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। इसी सवाल के साथ ही एक कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।